नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ डॉक्टर हरिदास व्यास जी द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है बस एक बार। तो प्रस्तुत करती हूँ यह रोचक रोमांचक कहानी। एक बार माँ ने ही पूछने पर बताया था कि जिस बरस धुम्मा काका का ब्याह हुआ उसी बरस छप्पने का काल पड़ा था। मजदूरी की तलाश में धुम्मा काका हाथ भर घूंघट काढ़े अपनी घरवाली के साथ भटकता हुआ इस गांव पहुंचा। गांव वालों से बात कर वह समझ गया कि मुखिया जी की कृपा हुई तो उसे इस गांव में आसरा मिल सकता है। ठाकुर जी का बड़ा मंदिर है। 12 महीने तीज त्योहार के उत्सव यहाँ होते रहते हैं। कमठा तो हमेशा चलता ही रहता है। सैकड़ों गायों बछड़ों के रखरखाव चारा पानी के काम में भी 50 लोग लगे रहते थे। भक्तों के दान पुण्य सरकारी सहायता और सबसे बढ़कर ठाकुर जी की कृपा से इस गांव में तो काल का पगफेरा हुआ ही नहीं था। धुम्मा काका भी इसी आसरे यहाँ चला आया था। माँ ने बताया कि भाई जी तब तक मंदिर से पूजा कर घर नहीं लौटे थे तो तीनों जन हमारे चबूतरे पर बैठ गए। मंदिर में दोपहर की राजभोग आरती के बाद भाई जी को दूर से आते देखकर ही काका समझ गए। गज भर की दूरी से ही धुम्मा काका भाई जी के आगे धरती पर ही दंडवत लेट गए। भाई जी एकदम अचकचा गए। प्यार से कहा, अरे खड़े हो जाओ भाई, कौन हो तुम? गरीब मिनक हूं हुक्म, आप आसरो नहीं दियो तो बस मरण है। अब थारे शरण में हाँ मुखिया जी, कोई उकरडी माथे जगा दे दो बाप जी। आपरी गऊ बनने 2 जण दिन रात आपरी चाकरी में रेवला। मैं उस समय 5-7 वर्ष का रहा होऊंगा, पर वह दृश्य मेरी आंखों में हमेशा के लिए स्थिर हो गया। गांव में तब भी कोई इतना लंबा और मजबूत आदमी नहीं था। धुम्मा काका का रंग जरूर सांवला था, पर चेहरे मोरे की रेख बहुत ही सुंदर थी। भाई जी ने उनका गांव और नाम पूछा। धुम्मा काका को कुछ आस बंध गई। महाराज 60 कोस दूर रावतासर सो आयो हूं। काका बाबा ढो डांगर सगला ने काल भग गयो। दुम्मे का नाम है मेरो। नाम सुनते ही भाई जी चौंके। गांव में इससे पहले कोई मुस्लिम परिवार नहीं था। ठाकुर जी की सेवा में मुसलमान। घड़ी भर को चुप रहकर उन्होंने आसपास इकट्ठे हो चुके लोगों को जैसे अपनी इच्छा बताते हुए कहा, ठीक है धुम्मे खां, गांव के बाहर पच्छम की टेकरी पर 2-4 दिन में अपना झोंपा बना लो। तब तक दोनों जन मंदिर की प्रोल में रहना, पर खबरदार उससे आगे मत आना। आगे ठाकुर जी विराजते हैं। बाद में ठाकुर जी के रसोड़े के लिए रोज लकड़ी चीरनी होगी। अभी मंदिर जाके कामदार जी से कुछ खाना पीना ले लो। और तब से धुम्मा काका और धुम्मी काकी इस गांव में ऐसे बस गए कि इनके बिना गांव अधूरा लगता है। दोनों की जोड़ी ऐसी कि आंख न हटे। खूब गोरी और पिंडलियों तक लंबे बालों वाली काकी के सर से कभी ओढ़नी नहीं फिसलती थी। हमेशा मुस्कुराते रहने वाली धुम्मी काकी के अंतस में गांव भर के बच्चों के लिए लाड़ का अकूत झरना था। गांव की हर जाति की औरतों के साथ उनका अटूट अपनापा था। इसी तरह मजबूत और ऊंची कद काठी के सुगढ़ सांवले काका के मुख पर भरोसे की मीठी मुस्कान और सभी की सहायता को हमेशा तैयार उनके मन प्राण जेठ के तावड़े में पीपल की छांव सरीखे थे।
पर धुम्मा काका में एक और बड़ी खूबी थी। दिन भर की मेहनत से थक हार कर जब पूरा गांव सो रहा होता, तब कई बार रात के सन्नाटे में काका के बुलंद पर रस से पगी आवाज में जूरी, मूमल, जीरा, चिरमी जैसे लोकगीत, लोग तो लोग रुंख पंछियों पर भी जैसे कामण कर देते थे। लगता था जैसे गांव के लोगों के बनाए झूंपे, गांव के कुएं की रहट, छोटी भाकरी, उसके पिछवाड़े की रामा नाड़ी और तो और बाड़ों में बैठे ढोर डांगर भी उस आवाज के मिठास में भीग जाते थे। मुझे ठीक से याद है, वो भी आसोज की बलती रात थी। बायरा अभी दखन दिस की कैद से छूटा ही था। आभे के बीचों बीच चांदनी बरसावता, उजले पख की बारस का चांद मुस्का रहा था। मिनख जिनावर सब गहरी नींद में सो रहे थे। मैं अपने घर की पानी छिड़की चूने की ठंडी छत पर लेटा था। उस रात ये सब मिलकर मुझे भी सुला दे, उससे पहले काका की आवाज पर सवार पणिहारी चांदनी में तैरती हुई पूरे गांव पर नदी सी बहने लगी। अद्भुत, जादुई और मीठी आवाज थी। इस आवाज का पल्लू थाम पता नहीं मैं कब काका की टेकड़ी पर पहुंच गया। काका छितर भाटे के बनाए खापटे पर बैठे हुए मगन होकर गा रहे थे। काकी उनके पास नीचे अपने गोढ़ों पर हिचकी रखे बैठी जैसे डूब कर पणिहारी सुन रही थी। रात के इस पहर में अपनी ही टेकरी पर केवल दोनों जन होने पर भी हमेशा की तरह काकी की ओढ़नी उनके सिर पर से बहते बायरे से भी हटी नहीं थी। काका ने अचानक मेरी छाया देखी तो गाना रोककर कड़क आवाज में बोले, कौन है भाई? मैंने काका की ऐसी कड़क आवाज तो पहली बार सुनी। मुझे लगा गाना रुक जाने और इस भारी आवाज से तो गांव में जाग हो जाएगी। मैंने दबी घुटी आवाज में कहा, धुम्मा काका, मैं छोटा पंडित। मुझे पहचानते ही उनकी आवाज हमेशा की तरह मुलायम हो गई। अरे छोटा पंडित जी, आवो आवो। तब तक काकी झट से उठकर मेरे पास आकर सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे मारे घर तो कान्हा जी आया, पण रात्रि इन बेला में। मैं खापटे पर बैठकर बोला, धुम्मा काका फेर गावो नी, मने पणिहारी बहुत चौके लागे। काका अपने खुरदुरे हाथों से मेरा गाल सहलाते हुए बोले, छोटा पंडित जी, थारे घर में जाग हो जाएगी तो मुखिया जी, मुखियाणी जी, भाई बहन सब घबरा जाएगा। चलो मैं थाने जल्दी घर पुगा दूं। पर मैंने मचलते हुए कहा, धुम्मा काका छो जागता माँ भाई जी, पण मने तो पणिहारी पूरी सुननी है ते गावो नहीं, मैं पूरी सुनिया बगैर घरे नहीं जाऊंगा। काकी ने मुझे खींचकर अपने पास बिठाया और बोली, मारे कान्हा जी केवे है तो थे पणिहारी पूरी जरूर सुनाओ जी। काका ने होले से हंसकर पूरी मस्ती से फिर पणिहारी छेड़ दी। इस घटना के बाद काका से मेरी दोस्ती पक्की हो गई। हर तीज त्योहार, मेले रम्मत में वो दोनों मुझे साथ ले जाते। दिन भर भारी कुल्हाड़ी से लकड़ी चीरते हुए भी जरूरत पड़ने पर काका ठाकुर द्वारे में चलने वाले कमठे में चंवालिए का काम भी राजी खुशी कर देते थे। लेकिन पत्थर की लंबी भारी छीने उठाने वाले काका के मजबूत हाथ मुझे हमेशा इस कोमलता से गोद में उठाते कि उनके नेह की निवास मेरे मन प्राण में बहने लगती। जवान होते होते ही मुझे समझ में आया कि अपनी संतान न होने पर भी उन्होंने पूरे गांव के बच्चों को अपना मानकर हमेशा अपने मन को ममता के हिलोरों से लबालब रखा। किसी ने बात छेड़ भी दी
तो हंसकर कहते, मालिक कहियो है कि पूरे गांव का टाबर तेरा, मालिक को हुक्म है माँ दोनियों भी खुश। हाँ। पूरा गांव धुम्मा काका के इस ईमानदार जवाब का कायल था। मैं कॉलेज में पढ़ने शहर पहुंचा, तब घर वालों के साथ धुम्मा काका और धुम्मी काकी भी बहुत याद आते थे। अमावस को धुम्मा काका के लकड़ी चीरने के काम और कमठे की भी छुट्टी होती थी। मैं अमावस के आसपास की छुट्टियों का तिकड़म बिठाकर कई बार खूब खूब दिनों के लिए गांव पहुंच जाता। अमावस के दिन काका घर में बलीते के लिए जंगल से महीने भर की लकड़ी काट कर लाते। लोहे के हत्थे वाली भारी कुल्हाड़ी लेकर सुबह सुबह घर के आगे आकर आवाज देते, छोटा पंडित जी लकड़ी काटवा चालोगा। मैं फटाफट तैयार हो अपनी कुल्हाड़ी और पानी की दीवड़ी लेकर निकलता। तब तक काका चबूतरे पर अपनी कुल्हाड़ी को धार देते। जाड़े के दिनों की ऐसी ही एक अमावस को काफी लकड़ी काटने के बाद ढेरी बनाकर जंगल में ही हम सुस्ता रहे थे। मैंने पानी पीकर काका को दीवड़ी देते हुए कहा, धुम्मा काका आज कुर्जा सुना दो। उन्होंने अचंभे से मुस्कुराकर कहा, इन टेम। मैंने हंसकर कहा, गाना तो हर टाइम हो सके धुम्मा काका। पल भर मुझे देखने के बाद उन्होंने हंसकर गला साफ किया, परंतु फिर अचानक ही बोले, कुर्जा मैं सुना देसू, पण छोटा पंडित जी एक मारो काम भी थाने करनो पड़ेला। मैं चौंक गया। सबको यह पता है कि काका ने तो गांव में किसी को अपना कोई काम कभी भी नहीं कहा, उल्टे सभी का काम राजी राजी करते थे। मैंने अचंभे में डूबे हुए कहा, धुम्मा काका तुम कहो ना, मैं जरूर करूंगा। अपने गीले और खुरदुरे हाथों से मेरी हथेलियां थाम कर फिर बड़ी मनुहार और गरज करते हुए बोले, छोटा पंडित जी पूरो गांव के वे के थारी काकी रे जितना लंबा और फूटरा बाल पूरे गांव में किनाई नहीं है। थारी काकी री मैं घणी गरज करी, अरे भाग भरी पूरो गांव थार लंबा बाला री बहुत बड़ाई करे। मैं भी तो देखूं थारा पूरा बाल, पण वा तो एकले में भी माथे सु ओढ़नी नहीं सरकावे। छोटा पंडित जी थारी काकीरा बस एक बार मन पूरा लंबा बाल तो दिखा दो, मारो बस एक ओ काम कर दो, उम्र भर थारा पग धो ले लूं पीऊला। शहर की आबो हवा जानने के बाद काका की इस मासूम इच्छा को सुनकर मैं भीतर तक भीग गया। मुझसे कुछ भी नहीं बोला गया। मैंने उनके हाथों को कसकर और पकड़ लिया। काका की यह विनती मेरे कानों में लंबे समय तक गूंजती रही। परीक्षाओं की तैयारी और मिलने वाली हर सफलता से और ऊंची उड़ान के लालच मुझ पर नशे की तरह तारी होने लगे थे। अब शहर से गांव के फेरे भी कम हो गए थे। अमावस को ही गांव पहुंचने जैसी बात तो अब संभव भी नहीं थी और याद भी नहीं आती थी। शहर में रफ्तार से भागती जिंदगी में मिनख के लिए मिनख नहीं रुकता। 7 जन्मों के संबंध की बात करना तो दूर, ऐसी बात कोई सुन भी नहीं सकता है। वो जो सामने है, वो जो साथ है, नीम अंधेरे में न जाने कब धीरे से हमारा हाथ छुड़ाकर फिर कभी न आने के लिए चला जाए। यह डर मेरे जैसे गंवई के मन में हर पल बना रहता है। कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसी बातें सोचने के दंश से बचने के लिए मैं खुद देशी रेल छोड़ मतलब कि मेट्रो में सवार हो चुका था। न जाने कितने महीनों बाद गांव जाने का अचानक ही मौका मिला। उस दिन सुबह बहुत देर से उठा, देखा दरवाजे के बाहर एक विधवा औरत अपने मुंडे हुए सर को ढके नीचे मुंह किए बैठी है। उसके बैठने का ढंग कुछ जाना पहचाना लगा। माँ
शायद उसके लिए अंदर से कोई सामान ला रही थी। तभी आहट पाकर औरत ने अपना सिर उठाया और कमजोर स्वर में बोली, कान्हा जी। पल भर के लिए जैसे सारी आवाजें, हवा, धूप, पानी थिर हो गए और फिर अचानक ही मैं लपक कर आगे बढ़ा और फिर झटके से उसके सिर से ओढ़नी हटाई। सिर पर खिचड़ी बालों के छोटे छोटे खूंट थे। मैंने चिल्लाकर पूछा, धुम्मी काकी, काका ने पूरे बाल देखे तो थे ना? काकी अकबका कर ओढ़नी वापस ठीक से ओढ़ते हुए मेरी ओर देखती हुई सवाल समझने की कोशिश कर रही थी। पर अब मैं तो सारे सवाल और समझाने के सारे तौर तरीके भूल चुका था। बुत बना काकी के मुंह से हाँ सुनने के इंतजार में बस मरा जा रहा था। यह थी डॉक्टर हरिदास व्यास द्वारा लिखित कहानी बस एक बार। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।